हेलो गाइस, आपका स्वागत है मैगी शो में। और मैं आपके लिए प्यारी सी लव स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलिए इस प्यारे से ड्रामे को, फुल लव स्टोरी ड्रामे को चालू करते हैं। इस कहानी में हमारी हीरोइन मिस साओ से मिल लेते हैं, जो कि भाग रही होती है। और ऑफ कोर्स वो किसी बदमाशों से ही बच के भाग रही होती है, लेकिन वो बदमाशों से पकड़ लेते हैं, कहते हैं आज तुम बच के नहीं जा सकती। तभी वो इस कहानी के हमारे हीरो मिस्टर पे को देखती है और सोचती है ये यहाँ पे क्या कर रहा है। और उसे पता चलता है कि जो भी बदमाश उसे परेशान कर रहे थे वो सब मिस्टर पे के ही आदमी थे। और वो काफ़ी डरी हुई होती है और वो उससे भीख मांग रही होती है कि मुझे जाने दो। मिस्टर पे बोलता है कि तुम भागने के बारे में सोचना भी मत, तुमने मेरी लवर को मार डाला और तुमने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जब मैं गरीब था। वो बोलती प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं बहुत ज़्यादा गलत थी, मैं इस परिवार की बेटी हूँ, शॉ परिवार की। वो उसे बोलता है तुम किसी भी परिवार की बेटी हो, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने मिल के मेरी लवर को मार डाला। और एक्चुअली में वो हमारी हीरोइन को भी ख़त्म कर देता है। पता चलता है ये सब हमारी हीरोइन शॉ शिशी ने एक नावल पे लिखा होता है। तभी उसे कुछ आवाज़ आती है एंड वो अपनी लिखी हुई नावल में ही एंटर कर जाती है और अपनी आंखें खोलती है। तो उसे पता चलता है कि वो जिस नावल को लिख रही थी पब्लिश करने के लिए, वो उसी नावल में चली गई है। गार्ड्स बोलते हैं हमने उसे इतना पीटा है, पे नाम के आदमी को, आप पीटेंगे तो वो मर जाएगा। वो कहती है क्या मतलब कि, और समझ जाती है कि मिस्टर पे ही पिट रहा है और फैसला करती है कि अब वो नावल के अंदर आ चुकी है तो मिस्टर पे को परेशान नहीं करेगी। और वो देखती है कि उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई हुई हैं, अगर उसे और पीटा गया तो सच में मर जाएगा। तो वो उसे बोलती है तुम ठीक हो ना। और एक्चुअली वो बहरा भी होता है, तो उसने उसकी कान की मशीन भी तोड़ दी होती है। गार्ड्स बोलते हैं मैडम आपको क्या हो गया, आप इतनी मदद क्यों कर रही हैं मिस्टर पे की। वो बोलती है ये मेरा खेलने वाला टॉय है, अगर इसे हम और मारेंगे तो ये मर जाएगा। ये सुनने के बाद मिस्टर पे उसकी तरफ देखता है और वो याद करती है कि मैंने इस कैरेक्टर को खुद डिज़ाइन किया है और इसे लिप्स पढ़ना भी आता है। तो वो और भी ज़्यादा डर जाती है कि अगर मैंने इसके साथ अच्छा बिहेवियर नहीं किया और जैसे ही ये अमीर बन जाएगा तो सबसे पहले मुझे मारेगा, तो मुझे इसके साथ अच्छा बर्ताव करना होगा जिससे ये मुझे ख़त्म ना करे, मारे ना। और उसे अपने साथ हॉस्पिटल लेकर जा रही होती है और अपने लोगों को बोलती है कि फर्स्ट लेडी को पिकअप करने के लिए चले जाओ एयरपोर्ट में। उस तरफ डॉक्टर इलाज कर रहे होते हैं। वो सच में उससे माफ़ी मांग रही होती है कि मैं अपनी गलती माफ़ी मांगती हूँ तुमसे, और बोलती तुम सेब खाना चाहते हो और उसके लिए सेब काटने की कोशिश करती है और इतना सेब काट देती है कि उसमें खाने लायक कुछ बचता ही नहीं है। वो समझ जाती है कि उसे कुछ नहीं आता, फिर बोलती रुको मैं तुम्हारे लिए गर्म पानी देती हूँ तुम्हें पीने के लिए। और वो गर्म पानी गलती से उसके ऊपर गिरा देती है, तो उसकी चोटों पर गर्म पानी गिर जाता है तो उसे और भी दर्द होता है। फिर वो खुद से ही साफ़ करने लगती है। वो उसे रोकता है कि तुम मत करो, तुम प्रॉब्लम खड़ी करती जा रही हो, और बोलता है अगर तुम नहीं जाओगी तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसे रोकती है और देखती है कि सच में बहुत ज़्यादा सुंदर है। इसकी आईब्रो, इसकी आंखें, इसकी पतली सी नाक, लिप्स, और यहाँ तक कि उसका फेस कट कितना अच्छा है। इसकी बॉडी भी बहुत अच्छी बनी है, एब्स भी हैं। वो उसे बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम सच में बहुत ज़्यादा घटिया होगी, मेरी बॉडी को छूना बंद करो और तुम ऐसे लोगों को परेशान करती हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जैसे ही मेरे हाथ में पावर आ जाएगी ना, मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा। वो डर जाती है, बोलती प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे साथ अच्छा बिहेवियर करना चाहती हूँ। फिर उसे नई कान की मशीन खरीद के लाती है, बोलती है मैंने नया ख़रीदा है तो मैं तुम्हें पहना देती हूँ। और बोलती है कि हाँ मैं एक दूसरे से लड़ाई नहीं करेंगे और ना तुम्हें मैं परेशान करूँगी। उस मशीन को देख के उसे अपना पास्ट याद आ जाता है कि उसे ऐसी मशीन किसी ने गिफ्ट की थी। अब वो जा रही होती है, इस कहानी के न्यू कैरेक्टर से मिलते हैं एंड इसका नाम मिस्टर डू होता है। मिस्टर डू उसका बचपन का चाइल्डहुड लवर होता है और वो याद करती है कि ये उसका चाइल्डहुड लवर है। अगर उसे मिस्टर पे के बारे में पता चला तो जेलसी में कहीं मिस्टर पे को मारे पीटे ना। वो उसे बोलता है तुम यहाँ पे किस लिए आई थी। वो झूठ बोल देती है मैं तो बस ऐसे ही घूमने के लिए आ गई थी, कोई अपने अनजान दोस्त को देखने के लिए, और उसे झूठ बोल के चली जाती है। लेकिन मिस्टर डू को विश्वास नहीं होता। वो सोचता है कि कोई भी मुझसे मेरी लवर शॉ को नहीं छीन सकता, हम दोनों के बीच में कोई भी नहीं आ सकता। इधर वो अगले दिन फिर से मिस्टर पे के लिए खाना बना के लाई होती है और उसे पता होता है मिस्टर पे को क्या पसंद है, क्योंकि उसने खुद ही मिस्टर पे को डिज़ाइन किया होता है नावल में। अब वो डॉक्टर के पास जाती है कि यहाँ पे पेशिएंट नाम का बंदा था, वो कहाँ गया। डॉक्टर बताते हैं कि कुछ लोग उसे उठा के ले गए, मुझे नहीं पता कि वो पेशेंट कहाँ चला गया। कुछ लोग आए, उसे मारा पीटा और ले गए। वो समझ जाती है इसमें हाथ डूका होगा।
इस तरफ वो याद करती है कि उसने डू को नावल में कितना बुरा करैक्टर दिया था, कि वो बचपन से ही अपनी माँ से, घर वालों से बिछड़ गया था और बड़े होते ही उसने परेशान करना चालू कर दिया था पेई को। और सोचती है जितना उसके साथ बुरा हुआ है इस लाइफ में वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, नहीं तो अगर उसने मिस्टर पे को परेशान किया या उसकी लवर को तो वो मारी जाएगी। और सोचती है मुझे इसे सब कुछ चेंज करना होगा, ठीक करना होगा, तो मुझे मिस्टर पे की हर तरीके से मदद करनी होगी। इसके बाद वो मिस्टर पे को दौड़ते दौड़ते उसके घर तक पहुंच जाती है और बोलती है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। मिस्टर पे याद करता है कि उसे मिलने के लिए डू आया था। डू ने उसको पहले ही बोल दिया था कि शाह से दूर रहो, शाह मुझे बचपन से पसंद करती है और उसके घर वाले उसका शादी मेरे साथ ही कराएंगे, वो आगे चल के मेरी फियोंसी बनेगी और तुम उसके लिए बस एक खिलौना हो। ये सुनने के बाद उसे फिर से वही बात याद आ जाती है जो कि उसे शाह ने बोली थी कि मेरे लिए टॉय है। अब वही सारी बातें वो सोच रहा होता है और उसे इग्नोर मार के अपने घर के अंदर जा रहा होता है, यहाँ तक कि दरवाज़ा भी बंद कर रहा होता है। लेकिन बोलती है तुम दरवाज़ा बंद करोगे तो मेरी हाथ की उंगली दब जाएगी, और इसी बात को बोल के घर के अंदर आ जाती है। अब बोलती है मैंने तुम्हारे लिए खाना तैयार किया है, और कहती है तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप, और वही सूप उसके ऊपर गिरा देती है। ये देखो वो कुछ बोलता नहीं है और चुपचाप अपने कपड़े उतार रहा होता है, क्योंकि वो शॉ की हरकतों से इतना तंग आ चुका होता है, क्योंकि अब उसका शॉ से लड़ने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि शॉ उसे हर टाइम पहले परेशान किया करती थी। तभी उसकी पीठ में देखती है कि उसे चोट लगी है। वो बोलता है कि तुमने काफ़ी कुछ मुझे घूर लिया, इतना काफ़ी है कि नहीं है। वो बोलती है सच में मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ, और उसके लिए दवा लगाने जा रही होती है। वो उसे पकड़ के बोलता है कि पहले तुम मुझे सताया करती थी, पीटा करती थी, और मुझे अब समझ में नहीं आ रहा तुम्हें अचानक से एक दिन से क्या हो गया। परसों भी तुम उस दिन मुझे हॉस्पिटल ले गई, आज मेरे घर चली आई, तुम करना क्या चाहती हो। लेकिन वो भाग रही होती है कि नहीं मुझे कुछ काम है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर तुम मेरे साथ कोई नया चाल चल रही हो तो मैं तुम्हें बोल दे रहा हूँ कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े ज़रूर करूँगा आगे चल के, क्योंकि मैं तुमसे बदला ज़रूर लेके रहूँगा। तो बेहतर होगा कि तुम कोई नई चाल मत चलना। और कहता है कि तुम मेरे इतना करीब क्यों आ रही हो। तभी वहाँ पे उसकी सही टाइम पे बहन आ जाती है, जो कि उसका नाम होता है शीशी, मिंग शीशी। और वो सोचते हैं कि मिस्टर पे और मिंग शीशी इस नावल के हीरो हीरोइन थे, तो मुझे इन दोनों को साथ में लाना होगा जिससे मैं मिस्टर पे से बच जाऊंगी। और याद करती है कि कैसे मिनी शीशी ने मिस्टर पे को एक बार बचाया था, तब से उन दोनों को एक नज़र में प्यार हो गया था। लेकिन मिंग शीशी की मौत हो जाती है, इसी वजह ने मिस्टर पे ने शाह को भी मार डाला होता कि तुमने तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरी लवर को जहर दिया था। अब प्रेजेंट में ये सारी चीज़ें वो सोच रही होती है और कह रही होती है कि मैं अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, अपनी बड़ी बहन को नहीं मारूंगी और उन दोनों को क्लोज लाऊंगी, मतलब कि मिस्टर पे को साथ में मिंग शीशी को। और मिलवाती है कि ये मेरी बहन है, हमारी कंपनी की मालकिन भी है, CEO भी है, बहुत ही यंग एज की है। इसके बाद उसकी बहन बोलती है कि अच्छा मुझे घर जाना होगा, क्योंकि तुम तो मुझे एयरपोर्ट में लेने के लिए आई नहीं थी और मुझे फाइल भी देनी है। वो याद करती है कि अगर वह आज के दिन कहीं भी जाएगी तो उसका टकराना कन्फर्म है मिस्टर पे से, और इस चक्कर में वो उसे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इसका इल्ज़ाम उस पर ही लगेगा। तो फैसला करती है कि वो ये डॉक्यूमेंट डिलीवर करने का काम खुद करेगी। उसके बहन इस बातों पे ध्यान नहीं देती और कहती ठीक है अच्छा जाओ। फिर वो उस डॉक्यूमेंट को डिलीवर करने के लिए जा रही होती है, तभी यहाँ पे उसे कुछ बदमाश मिल जाते हैं जो कि उसे परेशान कर रहे होते हैं। वो बोलती है मेरे बॉडीगार्ड, पता चलता है उसके बॉडीगार्ड को भी कूट दिया गया है। वो बोलती क्या बकवास है। तभी वो लोग उसे परेशान कर रहे होते हैं। वहाँ से मिस्टर पे जा रहा होता है, वो मिस्टर पे को इशारा करती है कि मेरी मदद करो। तभी उसे पता चलता है कि जो ये गुंडे मवाली होते हैं वो सब मिस्टर पे के लोग होते हैं। उसे काफ़ी गुस्सा आता है और बोलती है प्लीज़ मिस्टर पे मदद करो। वो गुंडे उसकी बात नहीं सुनते और मिस्टर पे भी उस पर ध्यान नहीं देता। वह बस ऊपर बालकनी में खड़ा होकर सब नज़ारा देख रहा होता है। फिर पता नहीं उसके मन में अचानक से क्या आता है कि वो नीचे आता है, उन बदमाशों को रोकता है कि शाह को मत पीटो। और इसके बाद शाह से बोलता है कि मैं तुमको कितनी बार समझाऊं कि मेरे सामने में मत आया करो, ना मेरे रास्ते में, मैं तुमसे बहुत दूर रहना चाहता हूँ। और बोलता है अगर तुम सच में मेरे साथ गेम खेलना चाहती हो फिर मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। एंड उसे पकड़ के लिप किस कर लेता है और ये देख के वो रोक भी नहीं पाती और उसे वार्न करता है कि अब दोबारा मेरे सामने मत आना, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा शाह से हेट करने लगा होता है। उसे लगता है कि शाह बस उसे परेशान करेगी, लेकिन शाह बताती है मैं तो तुम्हें चार्जर गिफ्ट करने के लिए आई थी, और वहाँ से जाने लगती है। उसका दिया हुआ चार्जर फेंक देता है। पता नहीं बाद में उसके दिमाग में क्या आता है, वो उसी चार्जर को वापस उठा लेता है।
वो देखती है कि उसके गार्ड्स बेहोश पड़े हैं और उसके फ़ोन में बैटरी भी नहीं है और यहाँ की गलियों से वो अनजान है। तो वो मिस्टर पे से हेल्प मांगती है कि तुम मुझे रास्ता दिखाओ, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता, बस चुपचाप अपने घर की ओर बढ़ रहा होता है क्योंकि रात होने वाली होती है। वो उसे बोलता है मेरा पीछा मत करो। वो उसे बताती है कि रात काफ़ी हो गई है, वो बस उसे अपने घर में रुकने के लिए जगह दे दे रात भर, अगले दिन वो खुद ही चली जाएगी। तो बोलता है ठीक है। इसके बाद वो जाता है, नहा के आता है। उसकी बॉडी को देख के वो तो हैरान हो जाती है और सोचते सच में यह बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। वो उसे बोलता है तुम भी जाके नहा लो। इसके बाद वो नहा के आती है। उसके पास कपड़े तो नहीं होते, लेकिन मिस्टर पी ने उसे एक्स्ट्रा कपड़े दिए होते हैं। वो खुद ज़मीन पे सोता है और उसे अच्छा बेड दे देता है। उसे नींद नहीं आ रही होती क्योंकि कमरे में पंखा होता ही नहीं है और वो बोल रही होती है कि तुम अपने घर में पंखा क्यों नहीं खरीद लेते। और देखती है कि मिस्टर पी तो सो रहा है, तो वो भी सो जाती है। पता चलता है मिस्टर पी सोया नहीं होता, बस उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। अगले दिन वो अपनी आँखें खोलती है तो देखती है सूरज उग चुका है और उसके लिए मिल्क और कुछ ब्रेड्स रखे हैं। वो ब्रेड्स को देख के खुश होती है कि उसके लिए नाश्ता तैयार है। तभी उसे एक पेपर मिलता है। पता चलता है कि जो उसकी कान की मशीन उसने पहले तोड़ी थी उसे ठीक कराया जा सकता है क्योंकि वो मशीन बहुत ज़्यादा पुरानी थी। अब वो घर जाती है। जो मॉम होती है वो मिंग सिसी को बिल्कुल नहीं पसंद करती थी और वो पानी में जहर मिला रही होती है। वो अपनी माँ से बोलती है माम क्या कर रही हो। उसकी माँ बताती है कि अगर हमने तुम्हारी बड़ी बहन मिंग सिसी को नहीं मारा तो वो तुमसे सब कुछ छीन लेगी, हमें एक भी रुपया नहीं मिलेगा ना प्रॉपर्टी, हमें उसे मारना होगा। वो सोचती है कि इस कहानी का हीरो मिस्टर पी है और इस कहानी की हीरोइन उसकी बड़ी बहन मिंग सिसी है। अगर मिंग सिसी को कुछ भी हुआ तो मिस्टर पी उसे मार डालेगा। तो वो अपने बचने के लिए अपनी मॉम को समझाती है कि वो अपनी बड़ी बहन को खुद मारेगी, तो उसे एक काम करने दो। उसकी माँ तो खुश हो जाती है। उसकी माँ की नज़र हटती है तो वो दवाइयों को वापस निकाल लेती है और बस कप में गर्म पानी डाल के दे देती है अपनी बहन को। उसकी बहन भी कुछ ध्यान नहीं देती है, चुपचाप उस पानी को पी लेती है। जब तक उसकी माँ की नज़र पड़ती है उसे लगता है कि सच में उसकी बेटी ने अपनी बड़ी बहन मिंग सिसी को जहर दे दिया और वो खुश होती है कि इसके मरने के बाद सब कुछ मेरा और मेरी बेटी का हो जाएगा। अब वो कमरे में होती है और सोच रही होती है चलो मैंने आज तो अपनी बहन को जहर देने से बचा लिया, लेकिन मुझे हीरो और हीरोइन को करीब लाना होगा। तो अपनी बहन से अगले दिन मदद मांगती है कि उसको दोस्त को एक पुरानी मशीन सही करवानी, लेकिन वो बहरा है, वो जान नहीं सकती क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। उसकी बहन मान जाती है और इंतज़ार कर रही होती है कि वो दोनों क्या करेंगे, रूम लेंगे। उसकी बहन जल्दी घर आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा दोस्त आया नहीं, मेरा पूरा दिन ख़राब हो गया, तुम्हें पता भी है मैं कितनी बड़ी कंपनी की मालकिन हूँ, मुझे कितना सारा काम रहता है, तुमने मेरा दिन ख़राब कर दिया। और बोलती है अगली बार से अपने फालतू दोस्तों को मुझसे दूरी रखना। वो परेशान हो जाती है कि वो आया क्यों नहीं। तभी उसे पता चलता है कि जो डू है वो मिस्टर पे को इसलिए पीट रहा है क्योंकि डू को लगता है कि तुम्हारा रिश्ता मिस्टर पे के साथ है। इधर डू उसके घर पहुंच गया होता है मिस्टर पे के और बोल रहा होता है इन सामानों को तोड़ दो। और वो शॉ का लंच बॉक्स भी देख लेते हैं। उसे समझ में आ जाता है कि शॉ का रिश्ता मिस्टर पे के साथ है। मिस्टर पे भी घर में आ जाता है। वो बोलता है अपने लोगों से मिस्टर पे को पीटो, लेकिन मिस्टर पे उसके गार्ड्स को वहीं पीट देता है और डू को भी पीटता है। डू बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि शॉ तुम्हारी हो जाएगी, शॉ सिर्फ मेरी है और बहुत ही जल्दी मेरा और शॉ का शादी भी हो जाएगा, हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, तुम बस एक खिलौना थे और कचरा थे जो कि कचरा बन के ही रहोगे। उसे बकवासों से बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो मार नहीं जा रहा होता है डू को, लेकिन बीच में शॉ आ जाती है और बोलते हैं क्या तुम जेल जाना चाहते हो ज़िंदगी भर के लिए, ऐसा मत करो। और वो रोक लेती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर और नर्स आते हैं। डू को फ्रैक्चर हो गया होता है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा होता है। डू बोलता है मेरे साथ चलो। वो सोचती है अगर वो डू के साथ ना गई तो फिर से डू कहीं परेशान करने के लिए मिस्टर पे को परेशान करने के लिए आ जाएगा। मिस्टर पे से बोलती तुम भी चलो हमारे साथ हॉस्पिटल। मिस्टर पे बोलता है तुम अपने दोस्त के साथ मिलकर मुझे फिर से परेशान करना चाहती हो क्या। उन लोगों के जाने के बाद वो अपने हाथ में दवा लगा रहा होता है, लेकिन फिर से शॉ आ जाती है और बोलती है मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। दवा लगा रही होती है फूक फूक के। वो उसकी तरफ बड़े ध्यान से देख रहा होता है। बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो बोलती है मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें और भी परेशानी हो और मैं तुम्हें और भी फ्यूचर में परेशान करूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ अपनी दोस्त डू की तरफ से। वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम और तुम्हारा फियांसी क्या मुझसे इतना डरते हैं कि मुझे रास्ते से हटाना चाहते हैं। मैं तुम्हें बता दूँ मैं तुम्हारे फियांसी को मार डालूंगा। वो बोलती है ऐसा मत करना। और किसने कहा कि वो मेरा फियांसी है, वो मेरा फियांसी नहीं है, हम बस बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन के, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। वो बोलता है मुझे तुम्हारी बातों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे क्या करना है जान के। वो सोचती है अगर इंटरेस्ट नहीं था तो उसने पूछा ही क्यों ये सवाल।
फिर उसे उसकी कान की पुरानी मशीन देती है। वो बोलता तुम्हें ये कहाँ से मिला। वो बताती है कि मैंने इसे ठीक कराया था पुराने स्टोर में। एक्चुअली इस टाइप की मशीन ठीक भी नहीं होती, कान की मशीन। वो बोलता है कि तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर क्यों कर रही हो। फिर वो बोलती है क्योंकि हम अच्छे दोस्त हैं ना। वो बोलता है दोस्त भी इतनी किसी की मदद नहीं करते, तुम हर दिन आसपास रहती हो मेरे, तुम चाहती क्या हो, क्या तुम मुझसे लव करती हो। वो सोचती है अगर मैंने उसको मना कर दिया तब तो ये मुझे मार ही डालेगा। तो बोल देती है हाँ मैं तुम्हें लव करती हूँ। वो उसे समझाता है कि अगर तुम मुझसे लव करती हो, अगर फिर तुम मुझे दूसरे के साथ दिखी ना तो मैं तुम्हें सच में ख़त्म कर दूंगा। उसके क्लोज जाता है लेकिन वो दूर हट जाती है और उसे बोलता है कि अगर तुम मुझे सच में अपना बॉयफ्रेंड मानती हो, मेरे क्लोज रहना चाहती हो तो आज के बाद मुझे धोखा मत देना। वो उसे अपने साथ पार्टी में आने के लिए बोलती है लेकिन वो रिप्लाई नहीं करता। अब वो अपने घर जा रही होती है। इसके बाद वो मिस्टर डू से मिलने के लिए जाती है। मिस्टर डू तो उसके सामने दिखावा करता है कि उसे बहुत ही चोट आई है, लेकिन वो मिस्टर डू को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना तुमसे कभी शादी करूंगी और ये तुमने क्या बकवास है मिस्टर पे के सामने करी थी, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो, और उसे क्लियर कर देती है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर डू को काफ़ी गुस्सा आता है कि मैं तुम्हें पे के साथ कभी भी साथ में जाने नहीं दूंगा। शॉ इधर शॉ अपने घर में होती है और पे के लिए एक अच्छी सी जॉब ढूंढ रही होती है, क्योंकि पे को उसने खुद ही नावल में एंटर किया होता है, उसे पे के बारे में सब कुछ पता होता है। तो बहुत ही सुंदर सा बायोडेटा बनाती है और उसे भेजती भी है। वो उसे बोलता है कि तुम मेरे लिए जॉब आप मत ढूंढो, क्योंकि मुझे कोई भी जॉब नहीं करनी है, जो मुझे काम पसंद है मैं वही काम करूँगा। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे पता कि मेरी बॉडी का हर शेप इतना है, क्या तुमने ये सब कैसे पता किया। वो सोचती है कि मैं एक नॉवल में हूँ और मैंने यहाँ पे हीरो हीरोइन बनाया है, तो मुझे नहीं पता होगा तो किसे पता होगा। इसके बाद वह अपनी बहन मिंग सिसी को मिस्टर पे का बायोडेटा दिखाती है और बोलती है कि तुम्हें एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, इसे हायर कर लो। उसकी बहन बोलती है मिंग सिसी शाओ क्या तुम्हें लड़का पसंद है, लेकिन मैं तुम्हें पहले बोल दूं कि मुझे किसी बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अच्छे लोग हैं। ये सुनने के बाद तो सैड हो जाती है। उसकी माम अपनी बेटी को अपने पास बुलाती है बात करने के लिए और कहती है कि तुम अपनी बड़ी बहन मिंग सिसी से क्या बात कर रही थी। वो बोलती है कुछ भी नहीं, और उसकी मॉम बोलती हैं कि तुम मिस्टर डू से लड़ाई मत करो, क्योंकि मैं तुम्हारा शादी उसके साथ करवाऊंगी, उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है और वो अपने परिवार का अकेला बेटा है। तुम उससे शादी कर लोगी तो रानी बन के रहोगी। तुम समझती नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हारी बहन है वो तुमसे सब कुछ छीन लेगी। और उसे पता चल जाता है कि वो अपने फादर की बायोलॉजिकल बेटी नहीं है, मतलब कि मिंग सिसी उसकी सगी बहन नहीं है, बल्कि वो किसी और के फादर की बेटी है। ये सुनने के बाद तो उसके होश उड़ जाते हैं और कि मैं जिस परिवार में रह रही हूँ और मैं जिन्हें डैडी कहती हूँ वो मेरे रियल फादर नहीं है। उसकी मॉम बोलती हाँ, इसलिए तुम्हें मिस्टर डू से शादी कर लेनी चाहिए। इधर मिस्टर डू और मिस्टर पी एक ही पार्टी में मिल जाते हैं। मिस्टर पी बोलता है मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन जो मिस्टर डू होता है उसे वार्न करता है कि तुम शॉ से दूर रहो, शॉ मेरी होने वाली फ्यूचर वाइफ है और मैं तुम्हें इस पार्टी में आने नहीं दूंगा। और वो अपने गार्ड्स को बुला लेता है कि इस 2 कौड़ी आदमी को यहाँ से लेके जाओ, इतनी लग्जीरियस बैंक्वेट हॉल में ये आ नहीं सकता। तभी वहाँ पे शॉ की एंट्री होती है, जो कि मिस्टर डू को फिर से डांटती है कि मैंने तुमको उस दिन हॉस्पिटल में बोला था ना कि मिस्टर पी को परेशान मत करना, मैं तुमसे शादी वगैरह तो कभी नहीं करूँगी, हम बस एक अच्छे फ्रेंड्स हैं, बेहतर होगा कि तुम इसे और भी परेशानी नहीं खड़ी करोगे। वो बोलता क्या तुम पागल हो चुकी हो, लेकिन वो बोलती है मैं पागल नहीं हो गई हूँ और मैं तुम्हें ये चीज़ दोबारा बता रही हूँ। इसके बाद वो मिस्टर पी का हाथ पकड़ती है और गार्ड्स को बोलती है कि मैंने इसे खुद इनवाइट किया है, तो बेहतर होगा कि तुम इसे दोबारा परेशान नहीं करोगे। मिस्टर पी को उसकी तुरंत ही मॉम आ जाती हैं, जो कि अपनी बेटी शॉ पे चिल्लाती है कि तुम किस तरीके से बात कर रही हो मिस्टर डू से, वो भी इस 2 कौड़ी आदमी के लिए, मिस्टर पे के लिए। चलो मिस्टर डू से माफ़ी मांगो। तभी मिस्टर डू उसे एक इन्विटेशन कार्ड दिखा देता है उन सभी को। ये देखने के बाद हमारी हीरोइन तो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसने कोई भी इनविटेशन कार्ड मिस्टर डू को नहीं दिया होता। और जो मिस्टर डू के पास इनविटेशन कार्ड होता है वो बहुत ही वीआईपी कार्ड होता है। मॉम बोलते हैं कि शायद इसने ये कार्ड चोरी कर लिया होगा। ये सुनने के बाद तो मिस्टर पे उसकी मॉम की तरफ घूर के देखता है। वो अपनी बेटी से बोलती है कि मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मिस्टर पे अच्छा आदमी नहीं है, मिस्टर डू के पास सारी पावर है, तुम उससे शादी कर लोगी तो बहुत ही लग्जरियस लाइफ जियोगी। मैंने तुमको सुबह समझाया नहीं था कि ये सब तुम्हारे लिए मैं क्यों कर रही हूँ। और अपनी बेटी को बार बार समझाती है। इधर वो देखती है कि जो मिस्टर पे एक बहुत ही बड़े माफिया से बात कर रहा है। वो सोचती है अगर मिस्टर पे इस माफिया के लिए काम करने लगा
तो बहुत ही बुरा हो जाएगा और पता नहीं वो किस हद तक बुरा बन जाए और शायद वो मुझे मार भी डाले। इस वजह से मुझे मिस्टर पे को बुरी चीज़ों से, बुरे लोगों से दूर रखना होगा। और देख रही होती है कि ये बहुत ही बड़ा खतरनाक सा बंदा है और ये उसके लिए मिस्टर पे काम करना चाहता है। मिस्टर पे आता है कि तुम हमारी बातें सुन रही थी। वो बोलती है मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन रही थी, और बोलती है कि बेहतर होगा कि तुम उस आदमी से दूर रहोगे, उसके लिए काम नहीं करोगे। वो उसे बोलता है कि ये मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं और आप मुझे किस हक से रोक रही हैं। और बोलता है कि मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वही चीज़ करूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकती हो शॉ। वो सोचती है मैं इसे कितनी बार समझाऊँ, ये हर बार मेरी बातों का उल्टा ही जवाब देता है। अब वो सैड होती है, दुखी होती है, वो कैसे मिस्टर पे को इन बुरी चीज़ों से दूर रखे। तब एक लड़की आती है जो कि उसके ऊपर ड्रिंक गिरा देती है और उसे बोलती है अंधी हो क्या, चलो मुझसे माफ़ी मांगो। शॉक को गुस्सा आता है कि कपड़े मेरे ख़राब हुए हैं, माफ़ी मैं ऐसे मांगूँ, और वो उल्टा उसी के ऊपर दोबारा ड्रिंक फेंक देती है। दूर से मिस्टर पे और मिस्टर पे का फ्रेंड देख रहा होता है। मिस्टर पे का फ्रेंड बोल रहा होता है कि वो तुम्हारे सामने तो शॉ बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करती है और लोगों के सामने इतनी बुरी क्यों है। मिस्टर पे जवाब में बोलता है अच्छी तो बात है ना कि लोग उसे परेशान नहीं करेंगे, और गलती भी सामने वाली लड़की का ही था, शॉ का नहीं था। इधर शॉ की ड्रेस ख़राब हो गई होती है, वॉशरूम में जाती है और वो सोचती है क्योंकि उसे नॉवल पे ध्यान देना चाहिए, तो स्टोरी लाइन को बढ़ाने के लिए वो अपनी बहन को फ़ोन करती है कि मुझे कपड़े दे जाओ आके। उसकी बहन उसे कपड़े देने के लिए आती है और आते ही आता उसको चक्कर वगैरह आने लगता है, तो वो अपने मैनेजर को बोलती है कि मेरी बहन के पास, शॉ के पास से कपड़े पहुंचा देना। इस तरफ मिस्टर पे भी वॉशरूम की ओर बढ़ रहा होता और वो भी कपड़े लाया होता शॉ के लिए, और मैनेजर को देख के समझ जाता है कि ये मैनेजर मिंग सीसी का है और उसे बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो मिस्टर पे को देख के डर जाता है और बोलता है कि वो मैडम शाओ के लिए कपड़े लेके जा रहा है, उसे ये सब करने के लिए मिंग सीसी बॉस ने कहा है। वो उसे कपड़े ले लेता है और बोलता है मैं कपड़े खुद दे के आऊँगा। जो मैनेजर होता है वो भी ठरकी आदमी होता है, वो देख के हैरान हो जाती है कि यहाँ पे उसकी बहन को आना चाहिए, तो मिस्टर पे क्या कर रहा है। वो कपड़े पहन के बाहर आती है और सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है और उसे हेल्प मांगती है कि उसका जिप बंद कर दो आके। ये देख के मिस्टर पे आगे बढ़ता है और उसका जिप बंद कर देता है। बोलता है कि ये ड्रेस बहुत ज़्यादा शॉर्ट है और तुम्हें ठंड भी लग सकती है, तो उसे अपना कोट निकाल के उसे पहना देता है। वो उसे बोलती है कि तुम्हें ठंड नहीं लग जाएगी, तुम इसे पहन लो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन वो बोलता है मैं जो चीज़ दूसरों को दे देता हूँ फिर मैं उनसे कभी वो चीज़ वापस नहीं लेता हूँ, तो चुपचाप इस कोट को पहन लो। और फिर उसे खुद से ही घर तक छोड़ने के लिए जा रहा होता है और उसे बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हें कपड़े देने के लिए आदमी क्यों आया था। वो कहती है मैंने तो अपनी बहन मिंग सीसी को बुलाया था, मुझे भी नहीं पता। और बोलती है कि यार तुम मेरी चिंता कर रहे हो। वो कहता है हाँ क्योंकि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो ना। इसके बाद वो ये सारी बातें सोच रही होती है। अब हम सीन देखते हैं जो उसकी बहन को रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे पॉइज़न दिया जा रहा है 3 महीने से। अब वो परेशान होती है कि ऐसा कौन कर सकता है, उसके कौन कौन दुश्मन है। तभी उसके दिमाग में उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन शाओ का याद आ जाता है और वो याद करती है कि शाओ ने उस दिन उसे पानी दिया था, शायद उसी पानी में जहर होगा, मतलब कि शाओ मुझे मारना चाहती है। और सोचती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि बचपन से बड़े तक वो मुझसे इतनी नफरत करती है, और एक प्लान बनाती है। इधर शाओ अपनी बहन के कमरे में आई होती है, मिंग सीसी के कमरे में। उसे रिपोर्ट मिल जाता है, वो समझ जाती है कि उसकी बड़ी बहन मिंग सीसी को पता चल गया है कि उसकी मॉम जहर दे रही है मिंग सीसी को। इसका मतलब है कि वो मुझसे बदला लेने के लिए मुझे ज़रूर बुलाएगी। मिंग सीसी ने वैसा ही किया होता है, उससे बदला लेने के लिए उसे बार में बुलाया होता है। शाओ बोलती बड़ी बहन तुमने मुझे बार में क्यों बुलाया, तुम जानती हो ना मुझे ऐसी जगह पसंद नहीं है। वो कहती है झूठ मत बोलो, तुम तो बहुत ही मस्ती खोल रही हो, मुझे क्या पता नहीं रहा तुम्हारे बारे में। और उसके बगल में बहुत ही हैंडसम लोगों को बैठाल देती है और वो दिखावा करती है कि वो टल्ली हो चुकी है। उसके बंदे लोग बोलते हैं कि ये बेहोश हो चुकी है, अब हम क्या करें। वो बोल के जाती है जो भी कुछ करना है उसके साथ करो, और इसके बाद वहाँ से वो उठ के चली जाती है। शाओ सोचती है कि हीरोइन को तो बहुत ही अच्छा होना चाहिए था, लेकिन ये उसकी बड़ी बहन का कैरेक्टर तो बदलता जा रहा है। वो लड़के उसे टच कर पाते उससे पहले वो उठ जाती है, और लड़के बोलते इसका मतलब है कि तुम टल्ली नहीं हुई हो, तुमने सिर्फ दिखावा किया कि तुम दारू की वजह से बेहोश हो गए, तुम सच में होश में हो। वो कहती हाँ तो तुम्हें क्या लगता, और बोलती है कि मैं मिस्टर पे की वो मैंने उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुमने मुझे टच करने का कोशिश किया ना तो मिस्टर पे तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देगा।
ये सुनने के बाद वो अपने एक दोस्त को बोलता है कि पता करके आओ ये लड़की सच बोल रही है कि झूठ बोल रही है, फिर बाद में हम लोग इससे मज़े करेंगे। इसके बाद मिस्टर पे अपने वीआईपी रूम में कुछ लोगों को पीट रहा होता है। पता चलता है कि बाहर एक लड़की बोल रही है कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर पे बोलता है कि ना जाने ऐसे कितनी लड़कियां बोलती होंगी, और बोल देता है कि वो पक्का लड़की झूठ बोल रही है। इधर वो बैठी होती है कि उसे पक्का मिस्टर पे बचाने के लिए आएगा। पता चलता है मिस्टर पे के लोगों ने कहा है कि मिस्टर पे की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो सोचते हैं मिस्टर पे तुमने क्या किया, और वो सोचती है कि समय नहीं उसे भागना होगा, और वो भाग रही होती है। तभी वो बदमाश बोल रहे होते हैं कि हमें उस लड़की को पकड़ना होगा। वो सोचती है इसी बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर में वीआईपी रूम में मिस्टर पे का कमरा होगा। वो जल्दी से पासवर्ड डालती है और उसके रूम में चली जाती है। वो हैरान होता है कि इस वीआईपी कमरे का पासवर्ड किसी को भी नहीं पता। वो सबसे पहले वो जिन लोगों को पीट रहा होता है उन्हें वहाँ से भगाता है और बोलता है तुम यहाँ पे कैसे आई। वो उसके पास जाती है और उसे गुस्से में हेरते हुए बोलती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तब भी तुम मुझे बचाने के लिए नहीं आए। वो उसे बोलता है मतलब मैं समझा नहीं, और तुम यहाँ पर किस लिए आई थी। वो उसे बताती है कि उसे उसकी बहन छोड़ गई थी यहाँ पे कुछ बदमाशों के बीच में। उसने कहा कि वो मिस्टर पे की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मिस्टर पे तो उसे बचाने के लिए नहीं आया। वो बोलता है सच में अगर ऐसी बात थी तो मुझे नहीं पता, मुझे लगा कोई और भी लड़कियाँ होंगी जो कि मेरे नाम से बचना चाह रही होंगी। और बोलते तुम बहुत ही बुरा हो, तुम मेरी मदद करने के लिए नहीं आए हो। सबसे पहले वो बोलता है कि उन्हीं लोगों को लेके आओ जाके। वो लोग आते हैं, वो माफ़ी मांग रहे होते हैं कि हमें नहीं पता था कि ये सच में आपकी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर पे बोलता पता नहीं था ना, जब तुम्हारे हाथ कट जाएंगे हमेशा के लिए तब पता चल जाएगा। इसके बाद वो शॉ का पैर देखता है जहाँ पे चोट लगी होती है, और वो बोलता है तुम्हारे पैर में चोट लगी है, क्या तुम ठीक हो। फिर वो मिस्टर पे से बोलती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि तुम ये काम छोड़ दो, सच में ये काम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, एक अच्छे इंसान क्यों नहीं बन जाते। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, और उसकी बातों पे फिर से हंसता है और उसका चेहरा टच करते हुए बोलता है कि तुम मुझे बोलती हो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ और तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, तो फिर हम लोगों के बीच में कोई भी ऐसा रिलेशनशिप क्यों नहीं है। और वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो बोलती है कि नहीं। वो उसका बोलता है इसका मतलब है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। वो बोलती है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ लेकिन तुम्हारे बुरे कामों को पसंद नहीं करती हूँ, ऐसा वो उससे बोलती है। और कहती है कि जितना जल्दी तुम इस काम को छोड़ोगे मैं तुम्हें पूरी तरीके से लाइक करने लगूंगी। और ये सारी चीज़ें मिस्टर पे को बोल रही होती है। फिर बोलती है ठीक है अच्छा अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन वो उसका हाथ पकड़ के उसे दोबारा ये बात बोलता है कि तुम्हें कैसे पता यहाँ का पासवर्ड, वो भी इस कमरे का, ये तो वीआईपी कमरा था ना। अब बोलता तुम्हारा काम निकल गया तो तुम चली जा रही हो। तो वो उन्हीं दोनों लड़कों का नाम लगा देती है कि उन्होंने आपस में बातें करी थी, तभी मैंने उनकी बात सुन ली और मैं तुम्हारे कमरे में आ गई। वो उसे बोलता चलो ठीक है मैं तुम्हें साथ में ही अपने घर ले चलता हूँ, क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई होती है। तो वो उसे अपने साथ घर लेके जा रहा होता है और वो उसे दोबारा बोल रही होती है यही चीज़ें कि अपना ये गंदा सा काम छोड़ दो। वो उसे बोलता है कि कौन है मेरे आगे पीछे, मैं किसके लिए जी रहा हूँ, मैं किसके लिए ये सब अच्छे काम करूँ, कोई तो नहीं है ना मेरे पास मेरी फैमिली में। हम बोलता है कि तुम्हें ये चीज़ समझनी चाहिए, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मेरा कोई भी लक्ष्य नहीं है, तो मैं किसके लिए अच्छे काम करूं मेरी ज़िंदगी में। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी ऐसी बनी है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई है, किसी का भी पता नहीं है। वो सोचती है नावल मैंने लिखी है तो कुछ टाइम बाद मिस्टर पे को उसके घर वाले ढूंढ लेंगे और वो एक ग्रुप का बहुत ही बड़ा मालिक है, मतलब कि वो गुलशाह कंपनी का आगे चल के मालिक बनेगा। और उसका हाथ पकड़ते हुए उसे रोकते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं है, तुम अपनी फैमिली से बहुत ही जल्दी मिलोगे, बस अपने ऊपर विश्वास रखो, थोड़ा समय से इंतज़ार करो, इंतज़ार का फल बहुत ही मीठा होता है। अब वो उसके घर में जाती है, देखती है फर्नीचर काफ़ी बदल गया है और काफ़ी खुश होती है। फिर चुपचाप एक चदरा सा लेती है और उसी को ओढ़ के लेट जाती है आराम करने के लिए, और वो स्माइल कर रहा होता है। अगले दिन वो घर जाती है, उसकी बहन बोलती है मुझे पता है कि तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो ना कि मैंने ऐसा तुम्हारे साथ क्यों किया। वो बोलती क्योंकि तुमने मुझे जहर दिया था। शाह बोलते मैंने तुम्हें कभी भी पॉइजन नहीं दिया, ये सब मेरी माँ ने किया है और तुम इसमें मुझे क्यों फंसा रही हो। जहाँ पे मिंग सीसी बोलती है तो तुम अपनी माँ की बेटी हो, तुम्हारी माँ ने मुझे मारने का कोशिश किया, इसका भुगतान तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा। शाह बोलती है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिंग शाह तुम काफ़ी बदल गई हो, पहले तुम में बहुत ज़्यादा प्यार था लोगों के प्रति, लेकिन अब तुम दिन ब दिन बुरी बनती जा रही हो। और बोलते कि तुमने बहुत ही गलत किया, तो तुम खुद सोचो क्या तुमने सही किया। इसके बाद अपने कमरे में होते हैं, सोचते हैं कि उसे मिस्टर पे को उसके फैमिली से मिलाने के लिए कुछ लोगों को ढूंढना होगा। और याद करती है
कि गू के लोगों के पास काम करता था एक बहुत ही पुराना आदमी, और उसको ढूंढते हुए जाते पता चलता है कि उसे कुछ बाहर के लोग उठा के लेके चले गए, और बाहर का पता करती है, वहाँ पहुँच जाती है और देखती है उस आदमी की आंखें तो में खून निकल रहा है। वो समझ जाती है कि आदमी अंधा हो गया, और सोचती है पक्का ये काम मिस्टर पे का होगा। उसके पास गुस्साते हुए झालती है कि तुमने उस बूढ़े आदमी की आंखें क्यों फोड़ दी, तुम्हें क्या थोड़ा सा रहम नहीं आया। और सोचती है अब वो अंधा हो गया तो कैसे पहचानेगा कि मिस्टर पे गू कंपनी का वारिस है, और बोल दो तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो। जहाँ पे मिस्टर पे का हेल्पर बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने उसे बिल्कुल भी नहीं पीटा, बल्कि वो खुद ही यहाँ पे शिकायत लिखाने के लिए आया है। कुछ लोगों ने उसे पीटा है, हम उसे हॉस्पिटल भेजने वाले हैं ताकि उसकी आंखों का इलाज हो सके। ये सुनने के बाद वो हैरान हो जाती है। मिस्टर पे बोलता है कि मिस शॉन है फिर से मुझे दूसरी बार गलत समझा, और अपने लोगों को बोलता है कि जाओ उसे हॉस्पिटल लेके जाओ। तभी उसे चक्कर आने लगता है और वो बेहोश होने लगती है। पता चलता है कि उसका शुगर लेवल कम होने लगा है, तो वो कुछ कैंडी मांगती है, तो मिस्टर पे उसे कैंडी देता है। इसके बाद वो ठीक फील करती है। फिर इसके बाद वो मिस्टर पे के साथ जा रही होती है और बहुत ही हैप्पी होती है। तभी देखती है एक बच्चा खड़ा है और उसके ऊपर एक बड़ा सा ईंटा गिरने वाला है, तो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है, और उसके पीछे पीछे मिस्टर पे भी जाता है। मिस्टर पे उसे उस ईंटे से तो बचाता है, लेकिन उस पर गुस्साता भी है कि तुम उस बच्चे को क्यों बचा रही थी, उसके घर वालों को उसकी चिंता नहीं है तो तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो। वो उसे बताती है ऐसा कभी भी नहीं है, हर माँ को उसका बच्चा प्यारा होता है, माँ कभी भी अपने बच्चे को दूर नहीं करती है। और कहती है पक्का वो अपनी माँ से बिछड़ गया होगा, पक्का तुम देखना उसकी माँ उसे ढूंढते हुए ज़रूर आएगी, तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें सही सोचना चाहिए। और उसे समझाती है कि सब परिवार वाले अपने परिवार के बच्चों को पसंद करते हैं। ये सुनने के बाद वो अपना बचपन याद करता है कि सच में उसकी माँ उसे छोड़ गई थी, कि वो अपनी माँ से गुम गया था। तभी वो इंतज़ार करता है और देखता है कि सच में जो उस बच्चे की माँ थी वो अपने बच्चे को ढूंढते हुए आती है। उसे एहसास होता है, इसका मतलब है कि वो भी अपनी माँ से बिछड़ गया था, उसकी माँ भी उसे ढूंढते हुए ज़रूर आएगी। इसके बाद वो इतना सैड होता है कि वो खुद से में शॉ को लिप किस करने लगता है, और ये देखने के बाद तो शॉ भी शॉक हो जाती है कि मिस्टर पे ने उसके साथ ये क्या कर दिया। अब वो घर में जाती है और इन्हीं चीज़ों को याद करके शाय फील कर रही होती है, बार बार स्माइल कर रही होती है। अगले दिन वो फैसला करती है कि उसे तो मिस्टर पे के घर वालों का सब कुछ पता है, तो खुद से मिस्टर पे के घर वालों से मिलने के लिए क्यों नहीं जाती है, और सोचते उसने तो खुद ही नावल लिख रखी है, मुझे तो सब कुछ पता है। और वो मिलने के लिए जाती है गू शाओ कंपनी के छोटे मालिक से, बोलती है कि मैंने आपके बड़े भाई को ढूंढ लिया है, वो हालांकि मेरा दोस्त है लेकिन उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बताती है कि वो इसी जगह में रहता है। अब वो जैसे ही मिस्टर पे को देखता है बोलता है कि तुम सच में मेरी माँ जैसे मिलते हो, तुम्हारी आंखें एकदम मेरी माँ जैसी है, और उसे अपना कार्ड देता है। अब बोलता है क्या तुम डीएनए टेस्ट कराना चाहते हो मेरी मॉम के साथ, अगर सच में तुम मेरे भाई निकलते हो तो तुम्हें ये सब काम नहीं करना पड़ेगा। और वो आदमी देखता है कि मिस्टर पे के हाथों में चोट लगी है। वो समझाता है कि अगर तुम सच में मेरे भाई निकल आए ना तो तुम एकदम लग्जरी लाइफ जियोगे, सब तुम्हारा हुक्म मानेंगे। और इसके बाद मिस्टर पे सोचता है कि शाह ने उससे कहा था कि अगर वो अच्छा काम करेगा तो शाह उसे पूरी तरीके से पसंद करेगी, तो वो डीएनए टेस्ट कराने के लिए मान जाता है। इधर वो अपनी मॉम को न्यूज़ दिखाती है कि जो मिस्टर पे था ना वो गू शॉप कंपनी का मालिक बन गया है। उसकी मॉम बोलती है जो भी हो लेकिन मैं तुम्हें गू शॉप कंपनी के लोगों ने एक पार्टी रखी है, मैं तुम्हें वहाँ पे लेके जाऊँगी। और मिस्टर पे का बर्थडे भी आने वाला होता है 3 दिन बाद। उसकी माँ उसे अच्छे अच्छे लोगों से मिलवा रही होती है, तभी वो बातचीत कर रही होती है, तभी उसे कोई धक्का दे देता है तो वो गिरने लगती है, तो उसे कोई आदमी उसे बचाने लगता है और उनका कोई फ़ोटो क्लिक कर लेता है। इधर रिश्तेदार बात कर रहे होते हैं कि गू परिवार का वारिस मिल गया, तो वो कहाँ है, क्योंकि वो बड़ा वारिस है तो कंपनी के सारे शेयर्स उसके नाम होंगे। छोटा भाई सोचता है कि ये सारे रिश्तेदार एकदम साफ बराबर है, वो कभी नहीं चाहते कि गू परिवार का वारिस वापस आए, बस कोई वापस नहीं आएगा तो ये सब कुछ हथिया लेंगे। वो सोचता है कि अभी तक मिस्टर पे क्यों नहीं आया, तभी उसकी नज़र उसकी गर्लफ्रेंड शॉ के ऊपर पड़ती है। उसका फ़ोटो क्लिक करके मिस्टर पे के पास भेज देता है कि अगर तुम नहीं आओगे तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को कोई तुमसे चुरा लेगा। इधर वो जा रही होती है तो मिस्टर पे उसे अपनी तरफ खींचते हैं और उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं। वो भाग रही होती है लेकिन उसे भागने नहीं देते और बोलते हैं कि तुमने मुझे समझ क्या रखा है। वो उससे बोलती मतलब मैं समझ नहीं पाई। वो बोलता है, उसे फ़ोटो दिखाता है कि इस फ़ोटो में तुम हो और ये आदमी कौन है। वो बोलते हैं किसी ने मुझे धक्का दिया था तो मैं गिर रही थी, उसने मुझे पकड़ लिया। वो इतना गुस्से में होता है कि उसकी ड्रेस भी फाड़ देता है और बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जाके अपने हाथ धुल के आओ। वो उस पर गुस्सा करती है, क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम सच में एक नंबर के शाय को
माफिया टाइप के हो। वो बोलता है माफिया तो हूँ मैं, और साई को भी तुम्हें दिखाता हूँ, और चाकू निकाल लेता है और बोलता है कि अगर आज के बाद तुम मुझे किसी दूसरे के साथ दिख गई ना तो मैं तुम्हारी हाथ ही काट दूंगा। ये सुनने के बाद तो वो डर जाती है, फिर बोलती है क्योंकि मैं हाथ धुल के आती हूँ। लेकिन वो उसके साथ जाता है और उसके हाथ खुद ही साफ करवा रहा होता है अपने हाथों से, और बोल रहा होता है कि अब तुम समझ गई ना कि तुम्हें अब लोगों से, खास करके जैन से, मैं इनसे दूर रहना है। वो कहती है ओके समझ गई मैं। वो मिस्टर पेज से बोलती है मेरी ड्रेस तुमने फाड़ी, मेरे लिए नए कपड़े लेके आओ। नए कपड़े चेंज कर लेती है, बोलती है ड्रेस टूट चुकी है तो मैं इसका क्या करूँगी, और उसी को ही दे देती है। वो उसे पकड़ के बोलता है क्या सच में तुम मुझे लाइक करती हो। वो कहती है हाँ। ये सुनने के बाद वो उसका गला पकड़ के उसे लिप किस कर लेता है। इसके बाद मिस्टर पे अपनी मॉम से मिलता है। उसकी मॉम बोलती है बेटा तुम्हारा आज बर्थडे है, और उसे गिफ्ट देती है। गिफ्ट में एक तावीज़ होती है। उसकी मॉम बताती है जब तुम छोटे में खो गए थे ना तब से मैंने तावीज़ बंधवा के तुम्हारे लिए रखी थी, और देखो किस्मत ने हमें मिला दिया। मिस्टर पे को एहसास होता है कि सच में वो अपनी माँ से बिछड़ गया था, और शाह से गिफ्ट मांगता है। उसके पास होता नहीं है तो वो उसे लिप किस करता है। अब वो शाह कमरे में लेटे लेटे वही लिप किस को याद कर रही होती है और शाय फील कर रही होती है। अगले दिन का हम सीन देखते हैं मिंग सीसी को, जो कि मिस्टर पी से बोल रही होती है हमारे साथ अब्रॉड में चल के काम कर। वो साफ मना कर देता है तो उसे बोलती है कि शाह मेरे डैड की बेटी नहीं है, अगर ये बात सबको मैं बता दूंगी तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी। और मिस्टर पी को ब्लैकमेल करती है कि अब्रॉड में जाके ये डील पे काम करना चालू करो। तो ये सुनने के बाद मिस्टर पी को उसकी बात मानना पड़ता है, और उसका गला पकड़ के बोलता है कि अगर मेरे जाने के बाद तुमने कुछ भी उल्टा सीधा किया शाह के साथ ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसकी हेल्पर बोलती है बॉस क्या आप ऐसे ही मिस शाह को छोड़ देंगी, आपको कुछ काफ़ी झेलना पड़ा है। वो बोलती है किसने कहा कि मैं शाह को छोड़ दूंगी, मैं उसकी शादी 2 के साथ करवाऊंगी, और शादी होने से पहले मैं सभी को बता दूंगी कि वो मेरे फादर की बेटी नहीं है, और रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी उसकी। और फादर को पता चलता है कि शाह उसकी बेटी नहीं है, और बोलते तुम जैसी बेटी मैं अपने घर पे नहीं रखूँगा। लेकिन मिंग सीसी बताती है कि इसका शादी हम अगर डू के साथ करा देंगे तो हमें बिजनेस में फ़ायदा होगा, और आपने इसे पाल पोस के बड़ा किया है 18 साल तक, तो हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और बोल दिए डैड इसका शादी हम मिस्टर डू के साथ ही करा देते हैं। ये सुनने के बाद उसके डैड को लगता है कि हाँ मिंग सीसी सही कह रही है। शाओ की मॉम समझाती बेटी तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता है, लेकिन वो साफ मना कर रही होती है तो उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है। खिड़की दरवाजे सब बंद होते हैं। अब अगले दिन उसे दुल्हन बनाने के लिए सजाया जा रहा होता है। मेकअप आर्टिस्ट से बोलती है कि मेरा पेट खराब है। बाथरूम में एक बच्ची होती है, उसका वॉच लेके उस पर फ़ोन डायल करती है, लेकिन वो नंबर पे फ़ोन नहीं जा रहा होता। अब समझ जाती है उसके पास कोई मौका नहीं है। अब वो दुल्हन बन के खड़ी होती है। मिस्टर डू बोल रहा होता है कि मुझे विश्वास था कि हम तुम सच में शादी करेंगे। वो मिस्टर डू को बोलती है आई एम सॉरी। तभी बीच में कोई बोल पड़ता है कि मिस शाओ सी फैमिली की असली बेटी नहीं है, बल्कि वो किसी और की बेटी है, और ये सारी रिपोर्ट दिखा दी जाती है। ये सुनने के बाद तो मिस्टर डू सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जो मिस्टर डू की मॉम होती है वो बोलती है हमारा डू परिवार बहुत ज़्यादा समझदार है, और हम लोगों का परिवार बहुत ही सम्मान देता है लोगों को, हम ऐसे किसी भी लड़की को अपने घर की बहू नहीं बना लेंगे। तभी बीच में मिस्टर भी आ जाता है, जो कि बोलता है मैं तुमसे शादी करूंगा। ये देख के डू की मॉम बोलते हैं तुम्हारी माँ भी ऐसी थी, तुम किसी और के साथ पैदा हुई हो और तुमने शादी टूटते ही किसी और को फंसा लिया। ये सुनने के बाद तो मिस्टर पे को बहुत ही गुस्सा आता है। जिसने अफवाह फैलाई थी शॉ के बारे में, उसी के ऊपर बोतल मार देता है और बोलता है कि मैं मिस्टर पे एक गैंगस्टर भी हूँ, और साथ साथ गू कंपनी का वारिस भी हूँ। अगर किसी ने भी शॉ के बारे में उल्टा सीधा बोला तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब वो घर जाते हैं एंड वो दोनों एक दूसरे को लिप किस किए जा रहे होते हैं, और बोल रहा होता है कि अब तुम मुझे कभी भी छोड़ नहीं सकती है शॉ। शॉ से बोलती है हाँ मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। वो उसे अपने घर लेके जाता है कि आज से तुम्हें इसी घर में रहना होगा। फिर उसे मूवी दिखाने के लिए बाहर लेके जाता है। तभी वो एक दोस्त को देखते हुए याद करती है कि वो तो उसका दोस्त है रियल लाइफ में, ये इस नावल वाली दुनिया में क्या कर रहा है। और उसे ढूंढते हुए आगे बढ़ जाती है कि लो तुम कहाँ गए। पता चलता उसे धोखा हो गया था। फिर तभी अचानक से उसे याद आता है कि मिस्टर पी को वो तो बुलाई गई थी। मिस्टर पी बोलता है तुम किस लू नाम के बंदे को ढूंढ रही हो। बहाना मार देती है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड था, उसने पैसे ठगे थे तो मैं वही लेने की कोशिश कर रही थी। वो उसे बोलता है कि झूठ मत बोलना। इसके बाद वो उसे घर लेके जाता है एंड फिर से वो दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं। तभी वो अपने सपने में फिर से अपनी उसी दोस्त लू से मिलती है, और वो उसका दोस्त फिर से गायब हो जाता है और वो बार बार लू का नाम लिए जा रही होती है।
ये सुनने के बाद मिस्टर पे किसी को फ़ोन करता है, इन्वेस्टिगेट करो। अब वो से वही बात पूछता है। वो बता देती है कि जो लू नाम का बंदा था ना, बचपन में हम लोग फ्रेंड्स थे। और फिर बोलती है मैं तुमको ही प्यार करती हूँ, मैं किसी को प्यार नहीं करती, तुम ही मेरे बॉयफ्रेंड हो हमेशा के लिए। फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसने मिस्टर पे ने इन्वेस्टिगेट कराया होता है। पता चलता है हमें शॉ किसी बिल्लू नाम के बंदे से उसका बचपन में कोई भी दोस्ती नहीं था। वो बोलता है शॉ तुमने मुझसे झूठ बोला। इधर शॉ को देखते हैं जो कि दोबारा से लू को ढूंढने निकलती है और वो लू से सच में मिल जाती है। लू बोलता है तुम भी इस नावल में क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं जिस नावल को लिख रही थी उसी नावल में मैं भी एंटर कर गई। वो बोलता है कि मैं तो बस एक नावल पढ़ रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा हम लोग अलग अलग नावल देख रहे थे लेकिन हम लोग एक ही वर्ड में कैसे मिल सकते हैं, और जबकि रियल लाइफ में भी हम लोग बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। अब बोलता है कि हम लोगों को ये जगह छोड़नी होगी। वो भी यही बात कह रही होती है। उनका कोई वीडियो रिकॉर्ड करके मिस्टर पे के पास पहुंचा देता है। ये देख के उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि शाह मुझे छोड़ने की बात कर रही है। वो उसी कॉफ़ी शॉप में पहुंच जाता है। शाह पहले अपने दोस्त लोग को वहाँ से जाने के लिए बोलती है और मिस्टर पे से बोलते हैं कि मुझे भूख लगी, चलो घर चलते हैं। और उसे पकड़ के बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है शाह। फिर उसे पकड़ के किस करने लगता है, अपनी टाई खोलता है और उसके हाथ बांध देता है कि तुम मुझे छोड़ के कहीं भी भाग नहीं सकती हो। पहले मैं तुम पर विश्वास करता था, अब मैं तुम पर विश्वास कर भी नहीं सकता। उसके साथ इंटीमेट होता है। तभी मिस्टर पे को मिस शॉ का लिखा हुआ डायरी मिल जाता है जहाँ पे उसने सारी बातें लिख रखी होती है कि वो नावल में कैसे घुसी, कि वो मिस्टर पे की मदद कर रही है। और वो उसके सामने डायरी फेंकता है। वो समझ जाती है कि मिस्टर पे को सब कुछ समझ में आ गया होगा। जहाँ तक वो बोलता है कि तुम्हें डर था कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तब भी तुम मेरी हर बार मदद कर रही थी, इसका मतलब है कि तुम मुझसे सच में प्यार नहीं करती थी। वो उसका हाथ पकड़ रही है, बोलती पहले मैं तुमसे सच में प्यार नहीं करती थी लेकिन सच में अब करने लगी हूँ। वो उसको पकड़ के ज़बरदस्ती किस करने लगता है और उसका हाथ भी बांध देता है कि तुम यहाँ से बच के अब कहीं भी नहीं जा सकती। वो बोलती प्लीज़ मेरी बात सुनो, लेकिन वो अपनी कान का मशीन भी फेंक देता है और वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हेल्पर बोलता है मैडम को और आपको अच्छे से बात करनी चाहिए, लेकिन उन्हें कुछ भी सुन नहीं रहा होता और बहुत ही गुस्से में होता है। हेल्पर बोलता है ये चाबियाँ मास्टर ने जानबूझ के मेज पे रखी थी, वो भी चाहते हैं कि आप एक कमरे में बंद ना रहें। वो जाते हैं एक पूजा करने के लिए और एक ब्रेसलेट लेके आई होती है और इंतज़ार कर रही होती है मिस्टर पे का। दरवाज़ा खोलती है, अपनी बड़ी बहन में शीशे को देखती है जो कि मिस्टर पे को घर लाई होती है और उससे बोलती है कि बेहतर होगा कि तुम मिस्टर पे को छोड़ दो, क्योंकि मैं भी अमीर हूँ वो भी अमीर है, हम दोनों बहुत ही जल्दी शादी करेंगे। और उसने सोच लिया कि वो तुमसे ब्रेकअप करेगा और तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि सच में मिस्टर पे उसे छोड़ना चाहता है। उसे भी लगता है कि मैं बेकार हूँ और उसके गले पे लिपस्टिक का निशान देखती है। उसे बहुत ही बुरा लगता है और बोलती लेकिन मैं तुम्हें सच में लाइक करती थी मिस्टर पे। और उसका घर छोड़ के चली जाती है कि अगर फ्यूचर में हमारी किस्मत होगी तो हम लोग ज़रूर मिलेंगे मिस्टर पे। वो अपनी आंखें खोलता है और अपने टी शर्ट में लिपस्टिक का निशान देखता है। फिर फ़ोन करता है कि मैं कल किसके साथ घर आया था। पता चलता है मिंग सीसी समझ जाता है पक्का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अपने लोगों को बोलता है कि तुम लोग एक लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हो। इधर वो मिस्टर पे से मिलने के लिए उसकी कंपनी में आई होती है और देखती है मिस्टर पे को कोई कार से उड़ाने वाला होता है, लेकिन वो बीच में आ जाती है और वो जो कार से उसे टक्कर मारी जाती है वो कार उसकी बड़ी बहन मिंग शीशी का होता है। वो उसे ब्रेसलेट देती है बुद्धिस्ट का। डॉक्टर से पता चलता है कि वो कोमा में चली गई। फ्रेंड लू बताता है कि हम लोग एक नॉवल में घुस आए और रियल लाइफ में हम लोग दोस्त थे और उसे सब कुछ सच बता देता है मिस्टर पे को। मिस्टर पे रो रहा होता है कि तुम मुझसे सच में प्यार करती थी तो ज़रूर उठ जाओ। अब वो जब खाना लेके आता है तो देखता है कि वो बेड से गायब है। नर्स से बोलता है यहाँ पे शॉ नाम की पेशेंट थी। वो बोलती मिस्टर आप पागल हैं क्या, यहाँ पे इस नाम का कोई भी पेशेंट नहीं था। वो समझ जाता है कि पक्का वो अपने नावल से बाहर निकल गई है। इधर जो शाह होती है वो सच में नावल से बाहर आ गई होती है। अपने फ्रेंड लू से मिलती है, बोलती है हम दोनों साथ में नावल से बाहर आ गए। वो बोलता है क्या तुम पागल हो, माना कि तुम दिन भर स्क्रिप्ट लिखते हो, लगता है तुम्हारे दिमाग में सब भर गया है, जाओ थोड़ा एक दो दिन की और नींद ले लो जाके। वो समझ जाती है कि उसका दोस्त नॉवल से बाहर आ गया है लेकिन वो सब कुछ भूल चुका है। मिस्टर पे सोच रहा होता है कि वो कैसे मिले शाह से। शाह पूजा करने के लिए जाती तभी उसे मिस्टर पे मिल जाता है। उसे विश्वास नहीं होता कि सच में मिस्टर पे उस दुनिया से बाहर आ गया उससे सिर्फ मिलने के लिए। और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब, अगर आपको स्टोरी अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करें और साथ साथ ज़रूर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू हमारे चैनल मैगी शो को प्लीज़ सपोर्ट।